नमस्कार साथियों, प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और कल की क्लास में हमने सीखा, पिछली क्लास में, कि ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार के विषय में एवं वैदिक काल के परिचय के विषय में। आज की क्लास में हम ऋग्वैदिक काल के सामाजिक और राजनैतिक जीवन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपको हमारे लेक्चर को सुनना है और एक बार नहीं कई बार सुनना है। सुनने से ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जो जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता चलूं उन्हें आपको नोट भी करना है। और एपिसोड के अंत में हम आपसे एक सवाल भी पूछेंगे जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन आज का जो हमारा है, ऋग्वैदिक काल का सामाजिक और राजनैतिक जीवन। उस समय का समाज कैसा था और उस समय राजनीतिक व्यवस्था का क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था, इसके विषय में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। यदि आपको हमारी शिक्षण पद्धति पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ऋग्वैदिक काल की सर्वप्रथम हम वहां की सामाजिक दशा या सामाजिक स्थिति या सामाजिक व्यवस्था के विषय में जानते हैं। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था जो थी, वहां महिलाओं को पर्याप्त स्थान मिला हुआ था। ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल की तरह महिलाओं को सिर्फ पढ़ने के अधिकार से वंचित नहीं किया गया था। और ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था और पुरुषों की तरह समस्त कार्य करने के अधिकार थे। हम ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। हमने जाना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो मातृ सत्तात्मक समाज था, जबकि ऋग्वैदिक कालीन समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है। ऋग्वैदिक कालीन समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र होता था। गोत्र यानी जन्म सूचक। गोत्र जो होता था वो जन्म सूचक होता था। ठीक है, तो समाज का जो आधार होता था वो गोत्र होता था और गोत्र जन्म सूचक होता था। समाज की सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी। परिवार को कुल कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में, और समाज की ये सबसे छोटी इकाई थी जिसका मुखिया पिता होता था। परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था, और पिता को हम कुलप भी कहते थे। उस समय पिता को कुलप भी कहा जाता था। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को समाज में यथोचित स्थान प्राप्त था, यथोचित सम्मान प्राप्त था। महिलाओं को उत्तर वैदिक काल और वर्तमान समय में जिस संघर्ष का सामना करना पड़ता है वैसा नहीं करना पड़ता था। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को भी सम्मानित किया जाता था। आपने सुना होगा अपाला, मैत्रेयी, लोपा, मुद्रा आदि विदुषी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने शास्त्रार्थ से पुरुषों को हराया है। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। एकल परिवार नहीं था, संयुक्त परिवार रहा करते थे ऋग्वैदिक काल में। और आजकल आप देखते हैं कि एकल परिवार की प्रथा है, हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में है, जबकि ऋग्वैदिक काल में हमारे संयुक्त परिवार रहा करते थे। दादा, नानी, नाती, पोते आदि के लिए एक ही शब्द नप्तु का प्रयोग होता था। तो दादा है, दादी है, नानी है, नाती है, पोते हैं, इनके लिए नपतु का प्रयोग होता था उस समय। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नहीं थी।
ऋग्वैदिक के काल में और जो ऋग्वेद है उसके 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। जो ऋग्वेद है उसका जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्णों का विवरण मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनका कार्य विभाजन भी अलग अलग रूप में किया गया था। कहा जाता है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य एवं पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। विराट पुरुष को पार ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ करने में भाग लेती थी। जो महिलाएं थी वो अपने पतियों के साथ यज्ञ करने में भाग लेती थी। बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस समय ये कुरीतियां नहीं थी। पहले बाल विवाह भी नहीं होते थे और ऋग्वैदिक काल में, और पर्दा प्रथा भी नहीं थी। जो आजकल महिलाओं को आप लोग देखते होंगे कि गांवों में अक्सर आज के 10-20 साल पहले पहुंच जाइए तो उन्हें पर्दा करना पड़ता था अपने से उम्र के बड़े या ससुराल के लोगों के लिए। ये प्रथा ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, ना ही सती प्रथा थी। सती प्रथा के विषय में आप जानते हैं कि यह भी एक कुरीति है, और यह कुरीति जो थी यह हमारे समाज में पुरुष की मृत्यु पर महिला को भी उसके साथ जला दिया जाता था। जो महिला स्वेच्छा से जलना चाहती थी वो तो ठीक ही है, लेकिन जिसकी इच्छा नहीं भी होती थी उसको जबरन जला दिया जाता था और नाम सती प्रथा का दिया जाता था। पुत्रियों का उपनयन संस्कार भी इस समय किया जाता था। केवल पुरुषों का ही उपनयन संस्कार नहीं होता था, इस समय पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। अगर कोई महिला है, उसके पति की मृत्यु हो गई है, वो विधवा हो गई है, तो उसको पुनर्विवाह की अनुमति थी उस समय ऋग्वैदिक काल में। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियां आ गई और विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगने लगी, जिससे समाज में अनेकों विसंगतियां उत्पन्न हुई और महिलाओं का जो यथोचित सम्मान था वो कमतर होने लगा। सामान्यतः एक पत्नी व विवाह प्रचलित था। व्यक्ति एक ही पत्नी रखता था। जो आज 10-5 रख लेते हैं, 10-5 विवाह कर लेते हैं। आपने मुस्लिम रिलीजन में देखा होगा आज, और ये हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के पहले हिंदुओं में भी कई विवाह कर लेते थे, 2-4 विवाह कर लेते थे लोग। लेकिन आज भी एक पत्नी व विवाह का प्रचलन है, और ऋग्वैदिक काल में भी एक पत्नी व विवाह का प्रचलन ही था। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था। इस समय विवाह जो होते थे उनमें दहेज नहीं दिया जाता था, ना लिया जाता था। दहेज जैसी कुप्रथा नहीं थी। किंतु बहतू बहतू नामक एक शब्द है। बहतू जो कन्या को उपहार दिया जाता था, जब उसका विवाह होता था तो पिता अपनी कन्या के साथ कुछ उपहार भेंट करता था, उसे बहतू कहा जाता था, जिसे दहेज वर्तमान में कहा जाता है। लेकिन ये उपहार नहीं है, ये मांग रखी जाती है। आजकल तो लोग करोड़ों में शादियां होती हैं, लेकिन उस समय ऐसा प्रचलन नहीं था। और बहतू जो है वो बहतू शब्द कन्या को दिए गए उपहार का द्योतक है। यानी उपहार जो दिए जाते थे कन्या को विवाह के समय, उन्हें बहतू कहा जाता था। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, शिक्ता, अपाला, विश्वारा, गार्गी जैसी विद्वान स्त्रियों का वर्णन है।
आपने ऋग्वेद में महाराज जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में हुए वो शास्त्रार्थ का उल्लेख सुना होगा, जिसमें याज्ञवल्क्य गार्गी के शास्त्रार्थ का जवाब देते देते अटपटाने लगते हैं, जबकि याज्ञवल्क्य एक बहुत बड़े विद्वान थे। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजू कहलाती थी। जो आजीवन शादी नहीं करती थी, अविवाहित रहती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता था। पति से संतान न होने पर पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी। अगर उनका पति जो है संतान प्राप्ति में अक्षम है, तो नियोग प्रथा के द्वारा जो महिलाएं हुआ करती थी, वो संतान प्राप्ति के लिए उद्योग करती थी, प्रयत्न करती थी। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, नौकर रखे जाते थे, दास प्रथा का प्रचलन था। किंतु ये प्राचीन यूनान और रोम की भांति यहाँ दास नहीं थे। यहाँ पर दास प्रथा का प्रचलन था और उन्हें उस सेवा के बदले में पर्याप्त पारितोषिक भी दिया जाता था। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। जो आर्य थे वो मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। ऋग्वैदिक काल में सोम और सुरा का भी प्रचलन था। सोम और सुरा का भी प्रचलन ऋग्वैदिक काल में था। आर्यों के वस्त्र सूत एवं ऊन के बने होते थे। कहीं कहीं वस्त्र चर्म के भी बने हुए होने का साक्ष्य मिला है। जो आर्य लोग होते थे उनके अधिकतर वस्त्र सूत एवं ऊन के होते थे, लेकिन कहीं कहीं चर्म के वस्त्रों का भी साक्ष्य मिला है। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। जो विवाह है वो आर्य समाज में एक पवित्र संस्कार था, आज भी माना जाता है। समाज में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे उस समय। उत्तर वैदिक काल आते आते विवाह 8 प्रकार के हो गए थे, लेकिन ऋग्वैदिक काल में विवाह 2 प्रकार के होते थे। पहला अनुलोम विवाह। जो अनुलोम विवाह होता था उसमें उच्च वर्ण का पुरुष होता था, मतलब उच्च वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ग की स्त्री होती थी। जैसे कि पुरुष मतलब ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, स्त्री वैश्य है या शूद्र है, तो इसे अनुलोम विवाह हम कहते थे। और एक प्रतिलोम विवाह होता था जिसमें उच्च वर्ण की स्त्री होती थी और निम्न वर्ण का पुरुष होता था। इसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है, इसके विषय में आप समझ गए होंगे कि जो अनुलोम विवाह है उसमें उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री होती थी, और जो प्रतिलोम विवाह है उसमें उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष होता था। नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान पहना जाता था जिसे हम पेशश कहते हैं, और इसको भी धारण करने का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, पेशश को भी। कान में कर्ण शोभन, शीश पर कुंभ नामक आभूषण भी पहनती थी महिलाएं। इनके अतिरिक्त खादी, रुक्म, भुजबंद, केयूर, नुपुर, कंकण, मुद्रिका आदि आभूषण भी धारण किए जाते थे ऋग्वैदिक काल में। कौन कौन से? मुद्रिका अंगूठी जिसे बोलते हो, कंकड़ यानी नुपुर, केयूर, भुजबंद, रुक्म आदि ये महिलाओं के आभूषण हैं, इनका भी प्रचलन था ऋग्वैदिक काल में। भीषज शब्द का भी प्रयोग ऋग्वेद में वैद्य के लिए किया गया है। जो वैद्य, वर्तमान में हम डॉक्टर या चिकित्सक या सार्जेंट बोलते हैं, जिसे ऋग्वैदिक काल में भीषज कहा गया है।
जिस और भीषज का जो देवता था, वैद्य का जो देवता था, जो चिकित्सकीय देवता था, उसे हम किसे मानते थे? अश्विनी देवता को मानते थे। यक्ष्मा, यक्ष्मा नामक एक बीमारी का उल्लेख हुआ है जिसे हम वर्तमान में तपेदिक टीबी कहते हैं। इसका भी उल्लेख ऋग्वैदिक काल में है। मृतकों को प्रायः अग्नि में जलाया जाता था, जो मर जाते थे, जैसे आज भी दाह संस्कार होता है ना, अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी उन्हें दफनाया भी जाता था। प्रायः मतलब अधिकतर मृतकों को जलाया जाता था, लेकिन हमें यह भी कभी कभी साक्ष्य मिला है कि जो मृतक होते थे उनको दफनाया भी जाता था। अब हम राजनीतिक स्थिति के विषय में जानने के प्रयास करेंगे कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी और वहां की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से क्या वहां की राजनीतिक व्यवस्था मेल खाती है। इस विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो साथियों, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति के विषय में हमने संपूर्णता से जान लिया। अब वहां की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी इसके विषय में जानते हैं। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। जो ऋग्वैदिक समाज था वो कबीलों में रहता था, कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वैदिक लोग जनों व कबीलों में विभाजित थे। कबीले से जन का निर्माण होता था। आपको मैंने बताया धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते जन से जनपद बनेगा, जनपद से महाजनपद बनेगा और महाजनपद से राष्ट्र का निर्माण होगा। तो जनों का और कबीलों का में समाज विभाजित था। कई कबीलों को मिलाकर एक जन का निर्माण होता था। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। राजा को ऋग्वैदिक काल में गोप कहा गया है या ऋग्वेद में। आर्यों की पंचजन्य भी कहा गया है। जो आर्य हैं उनको पंचजन्य भी कहा गया है क्योंकि उनके 5 कबीले थे या कुल थे। पहला देखिए, आर्यों को पंचजन्य कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि आर्य लोग 5 कबीलों में बटे हुए थे, 5 कुल में बटे हुए थे। पहला यदु, दूसरा अनु, तीसरा द्रुहा, चौथा पुरु और 5वां दुर्वासा। तो हम याद रखेंगे ये 5 कुल थे ऋग्वैदिक काल में, यदु, अनु, द्रुह, पुरु और तुर्वसा। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल यानी परिवार था। जो राज्य था उसका जो मुख्य आधार था वह परिवार था। परिवार का मुखिया कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। कुलप भी कहा जाता था, उसे हम गृहपति भी कहते थे। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था। जो कुल है वो कई कुलों को मिलाकर एक गांव का निर्माण होता था जिसे हम ग्राम कहते हैं, जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था। जैसे आज वर्तमान में ग्राम प्रधान है, वैसे ही गांव का प्रमुख ग्रामणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विश बनते थे। विश, अनेक गांवों को मिलाकर विश बनाया जाता था, जो वर्तमान में तहसील स्तर का होता है। और जिसका जो प्रधान होता था उसे विशपति कहा जाता था। जो विश का प्रधान होता था, मुख्य होता था, उसे विशपति कहा जाता था। आप पेन कॉपी लेकर बैठिए और हर चीज को नोट करते चलिए। विश से जन बनता था। पहला हमने आपको बताया कुल, कुल से क्या बना? कुल से बना ग्राम, ग्राम से बना विश, विश से बना जन, जन यानी जिला। जो कबीलाई संगठन था और इसका प्रमुख जो था जनपति होता था। जो इसका राजा भी कहा जाता था, इसके प्रमुख को गोप भी कहा जाता था और जनपति भी कहा जाता था। समाज, राजा, पुरोहित। देखिए, अब हम हायरार्की देखते हैं। सबसे पहला समाज की सबसे छोटी इकाई कुलप, उससे बड़ी ग्रामणी। देखिए जो प्रमुख है कुलप, परिवार के मुखिया को कुलप,
ग्राम के मुखिया को ग्रामणी और विश्व के मुखिया को विश्वपति, पुरोहित जिसे हम बोलते हैं जनपति, और राजा यानी गोप, इन 5 विभागों में वहां का समाज बटा हुआ था और वहां की राजनीतिक व्यवस्था संचालित थी। 10 राग युद्ध आपने सुना होगा, ऋग्वेद में इस चीज का वर्णन है कि सुदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। सुदास आर्य थे और कहा जाता था कि कुछ आर्य राजाओं ने और कुछ अनार्य राजाओं ने मिलकर सुदास से युद्ध किया था। और इस 10 राग युद्ध के विषय में जानते हैं। 10 राग युद्ध परुषणी, परुषणी रावी का पुराना नाम है, हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। जो सुदास है वो परुषणी यानी रावी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 राजाओं, 5 अनार्य एवं 5 आर्य राजाओं के बीच यह युद्ध हुआ था। अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई थी और वे 10 राजा हार गए थे, जिसका वर्णन ऋग्वेद में विस्तार से किया गया है। इस प्रकार आर्यों की जो प्रशासनिक इकाइयां थी वो 5 हिस्सों में बटी थी। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र याद रखिएगा। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र, इन 5 वर्गों में राजनीतिक इकाइयां बटी हुई थी। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली यहाँ पर मौजूद थी और साथ ही गणतंत्र भी था। लोगों को अपनी मर्जी से अपने विषय में निर्णय लेने का अधिकार था। यहाँ गणतंत्र था। राज का प्रमुख कार्य या कर्तव्य कबीले की रक्षा करना था। जो राज्य होता था, जिसका प्रमुख राजा होता था, राजा का प्रमुख कार्य अपने कबीले की रक्षा करना होता था। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ। अनेक ऐसी संस्था बनाई गई जिनमें जनता की सीधे भागीदारी होती थी। पहली सभा, समिति, विदध, गण, याद रखिएगा। सभा, समिति, विदध, गण और परिषद, ये ऋग्वैदिक काल में बनाई गई ऐसी संस्थाएं थी जिनमें जनता सीधे भागीदारी करती थी। तो हमने सभा, समिति, विदध, गण, इनके बारे में प्रमुखता से जाना। इन संस्थानों में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थी। कौन कौन से? राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक प्रश्न जो पूछे जाते थे, ये सभी सभाओं में आम जनों और जो होते थे उनसे आपस में परिचर्चा होती थी। ऋग्वैदिक कालीन शासन उच्च कोटि का था और वहां राजा राज्य का प्रमुख होते हुए भी जो राज्य के निवासी होते थे उन्हें अपने विषय में निर्णय लेने का स्वयं को अधिकार प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। जो महिलाएं थी वो भी राजनीति में भाग लेती थी। वर्तमान में भी महिलाएं राजनीति में भाग ले रही हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल के बाद 20वीं शताब्दी तक महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करने पड़े हैं। सभा एवं विदध परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होती थी। जो परिषद तो आप जानते ही हैं, जब कई सारे लोग एक सभा में बैठते हैं और वो परिचर्चा करते हैं तो वो परिषद होता है। तो जो विदध और सभा थी, यहाँ पर महिलाओं की पर्याप्त संख्या थी या सक्रिय भागीदारी थी, परंतु उन्हें आर्थिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार नहीं था। इस समय भी महिलाओं को आर्थिक क्रियाकलाप में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था। इसका वर्णन ऋग्वेद में है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। जो सभा और समिति थी वो राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। जो सभा थी
वो श्रेष्ठ यानी विद्वान या संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि जो समिति थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी माना गया है। प्रजापति राजा को कहा जाता था। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी। जो समिति थी वो मुख्य यानी केंद्रीय राजनीतिक संस्था कहलाती थी। और जो समिति थी वो राजा को नियुक्त भी कर सकती थी और पदच्युत करने का भी उसे अधिकार था। मतलब राजा को पद से हटा भी सकती थी समिति और राजा को पद में बैठा भी सकती थी, नियुक्त भी कर सकती थी। इसके अलावा राजा पर नियंत्रण भी रखती थी। विदध आर्यों की प्राचीन संस्था थी। जो विदध थी वो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था। राजा जो था वो भूमि का या जमीन का मालिक नहीं होता था, और मालिक कौन होता था? जनता होती थी। बलि का उल्लेख है। बलि कर को कहा गया है। जैसे वर्तमान में जो हम टैक्स बोलते हैं जिसे, तो बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। ये टैक्स राजा लगाता नहीं था जनता पे, लेकिन जनता अपनी इच्छा से राजा को देती थी, राज्य का रक्षा करने के दायित्व को अच्छे से राजा पूरा कर सके। इसलिए राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। जब वो अपनी स्वेच्छा से राजा को बलि नामक टैक्स देते थे तो राजा बदले में उनकी सुरक्षा की गारंटी देता था। ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का मालिक नहीं था, वस्तुतः वह युद्ध का मुखिया होता था। जो राजा होता था, कहीं युद्ध होता था, उसका मालिक होता था। और सभी लोग राजा के सेवा में, जब युद्ध होता था राज्य से, तो सभी लोग युद्ध में अपनी भागीदारी देते थे। राजा नियमित या स्थायी सेना नहीं रखता था। मैंने बताया सभी लोग मदद करते थे। राजा नियमित सेना या स्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय यह नागरिक सेना संगठित कर लिया करता था। जो युद्ध होता था तो सभी नागरिक सेना के रूप में कार्य करते थे, जिसका कार्य संचालन जो है, जो कार्य संचालन है सेना का, वो गण यानी ग्राम और सर्ध नाम से विविध टोलियां करती थी। अलग अलग टोलियां बनाई जाती थी जो ब्रात, गढ़, ग्राम और सर्ध नाम से पुकारी जाती थी। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता या जनस्य कहा गया है, अर्थात कबीले का संरक्षक तथा पुरोभेत्ता, अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला। राजा को एकराट महाराज भी कहा गया है, जो नगरों पे विजय प्राप्त करने वाला। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे इस सेशन के विषय में जो भी मैंने आपको समझाया वह समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो हम यह भी उम्मीद करते हैं कि हमारी शिक्षण पद्धति आपको पसंद आई होगी। अब सवाल की बारी है। आज हम एक आपसे सवाल पूछेंगे। आपको यह बताना है कि ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक इकाइयां कितनी थीं और उनके नाम क्या क्या थे। मैंने आपको इसी क्लास में ये पढ़ाया है। और यदि मेरी शिक्षण पद्धति आपको पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को यानी प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री 2024 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, और जिससे हम आपके लिए निरंतर इतिहास से जुड़ी जानकारियां एवं आपके लिए आपकी परीक्षा उपयोगी तथ्य आप तक लाते रहें। धन्यवाद।